हेलो। आज अपन देखेंगे कि रिसेंट केरला में एक आउटब्रेक हुआ है ब्रेन ईटिंग अमीबा का, जो मोस्ट कॉमनली 2024 में भी इसके केसेज आए थे, पर 2025 में इसके केसेज राइज है वो डबल इंक्रीज हो गए हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा के। इसके पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसके क्या सिम्टम आते हैं, कितने केसेज हुए, वो अपन सब स्लाइड बाय स्लाइड देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब केरला में ब्रेन ईटिंग अमीबा का फर्स्ट केस कब आया था। द फर्स्ट केस ऑफ अमीबोइक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस। ब्रेन ईटिंग अमीबा का जो ये डिजीज कोजेज करता है, इसका नाम है अमीबोइक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस। के प्राइमरी अमीबोइक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस वाज डॉक्यूमेंटेड इन द केरला स्टेट इन 2016 के 2016 में जो मेनिंगो इंसेफेलाइटिस है उसका केस 2016 में फर्स्ट आया था। फिर 2023 तक रैंडमली स्पोरेडिक केस स्प्रेड हो रहे थे कि किसी भी रैंडम किसी मतलब कोई इनका पैटर्न नहीं था कि स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कभी कोई रैंडमली केस आ रहे थे, पर एक तरह से क्लस्टर ऑफ केसेस नहीं ओकर हो रहे थे। There have been 69 confirmed cases of the PAM primary amoebic meningoencephalitis so far in Kerala in 2025 with 19 deaths। के 2025 में अभी तक टोटल सितंबर तक की बात करें तो अभी तक टोटल 69 confirmed केस डायग्नोसिस हुए हैं PAM के प्राइमरी अमीबोइक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के। उसमें से 69 में से 19 की डेथ हो चुकी है। तो और लास्ट ईयर की बात करें अपन 2024 में कि देयर वर अबाउट 36 केसेस विद द 9 डेथ के। लास्ट ईयर 2024 में 36 केसेस डिटेक्ट हुए थे, उसमें से 9 की डेथ हुई थी। अनलाइक द सम अर्लियर ईयर, this year the cases are not clustered around the single water source. They appear as the isolated या sporadic case across the different part of the state। पहले की तुलना में जो 2025 में जो केस आए हैं जो केरला में जो 69 केसेस अकर हुए हैं, इसमें से क्या मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में केसेस हुए हैं, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है और कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है कि अनप्रेडिक्टेबल है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कभी भी कोई भी केस अकर हो रहा है, कोई अपन को ये नहीं पता चल रहा है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है, कि कौन से पॉइंट या कौन से लेक से सोर्स है, कोई कंफर्म नहीं है। हर केरला पूरे स्टेट में हर कोई जो फ्रेश वाटर वार्म वाटर बॉडीज है वो सबको एज ए सस्पेक्टिव माना गया है कि कहीं भी कहीं उस पानी का यूज करने से आपको ये डिजीज हो सकता है, क्योंकि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है डिजीज का। तो अपन आइडिया नहीं लगा सकते कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है। फिर जैसे अपन बात की स्पोरेडिक केसेस वो होते हैं कि जो अक्कर ओकेजनली इरेगुलरली विदाउट ए प्रेडिक्टेबल पैटर्न, कि उसका कोई पैटर्न नहीं होता है, ओकेजनली और इरेगुलरली पैटर्न होता है। जैसे कोई अपन एपिडेमिक आउटब्रेक की बात करें तो वो क्या होता है, उनका कॉमन सोर्स होता है, ठीक है ना, कॉमन सोर्स। तो उसमें से पता चलता है कि कहाँ से जो केसेस है वो मोस्ट कॉमनली केसेस अक्राइड उनके अपन हिस्ट्री लेते हैं, तो वहाँ से अपन को पता चलता है कि सबका एक कॉमन फैक्टर क्या है इस हिस्ट्री में। तो वहाँ से अपन आइडिया लगा सकते हैं कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यहाँ से अकर हो रहे हैं। बाकी अभी जो ब्रेन ईटिंग अमीबा आ रहा है, इसमें सब जगह से जो भी अपन हिस्ट्री ले लें, किसी का भी हिस्ट्री में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। सब जगह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वाटर सोर्सेज के थ्रू इन्फेक्शन ही फैल रहा है। फिर बात करें अपन इसके, जैसे ब्रेन ईटिंग अमीबा है, इसको अपन कौन सी पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसका। द डिजीज इज कॉज्ड बाय द नेग्लेरिया फोवलेरी, ए माइक्रोस्कोपिक अमीबा डेट लिव इन द वार्म फ्रेश वाटर और वार्म वाटर बॉडी। के वार्म फ्रेश वाटर या वार्म वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे लेक्स हो गए, रिवर हो गई, पॉन्ड्स हो गए, स्टेगनेंट वाटर हो गए, पुअरली मेंटेन स्विमिंग पूल हो गए, जैसे मीन्स द जिसमें प्रॉपर टाइम टू टाइम क्लोरिनेशन नहीं हो रहा है स्विमिंग पूल। तो ये सब एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के लिए काम करते हैं नेग्लेरिया फोवलेरी के लिए। द इन्फेक्शन एंटर थ्रू द नोज नॉट बाय द ड्रिंकिंग वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेग्लेरिया फोवलेरी जो स्पीसीज है, जो अमीबा दो टाइप के होते हैं, एक फ्री लिविंग अमीबा होता है, एक पैरासाइटिक अमीबा होता है। तो नेग्लेरिया फोवलेरी वो फ्री लिविंग अमीबा है जो अपने बॉडी के अंदर एंट्री करता है, तो रूट ऑफ एंट्री है तो इसके नोज के थ्रू होती है। कि जैसे अपन जो भी अपन पॉन्ड में, रिवर में, लेक्स में कहीं भी अपन बाथिंग करने गए, स्विमिंग करने गए, तो वहां से मान लो अपन ने पानी नोज के थ्रू अपने बॉडी में एंट्री किया, तो इन्फेक्शन अपन को वो अपने यहाँ पे एक क्रिबिफॉर्म प्लेट होती है, उसके थ्रू ये ऑल फैक्ट्री नर्व के थ्रू क्रिबिफॉर्म प्लेट को पास करके ब्रेन के अंदर एंट्री कर देता है, वहाँ पे फिर ये इन्फेक्शन वहाँ फैलता है। पर यदि अपन ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू यदि कोई पानी है जो नेग्लेरिया फोवलेरी से इन्फेक्टेड है, वो पानी अपन पीते हैं, तो अपन को कुछ नहीं होगा, कि उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी अपन को डिजीज नहीं होगा नेग्लेरिया फोवलेरी की वजह से। पर यदि वो नोज के थ्रू अपन बॉडी में एंटर करता है तो वो ब्रेन तक रीच आउट कर जाता है वाया थ्रू द ऑल फैक्ट्री नर्व होती है, एक नर्व होती है
क्रेनियल नर्व होती है उसके थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होता है, उतना स्पीड होता है कि एक बार सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं उसके 3 to 7 डेज के अंदर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इफ वाटर कंटेनिंग द अमीबा इज फोर्स अप टू द नोज, जैसे नोज के थ्रू यदि बॉडी का एंट्री कर सकता है, किस टाइम पे हो सकता है ये रिस्क कब बढ़ सकती है? ड्यूरिंग द स्विमिंग, डाइविंग, यूजिंग द अनट्रीटेड वाटर फॉर द नेजल इरिगेशन या नेजल रिंसिंग के नेजल इरिगेशन में अपन के टाइम पे अनट्रीटेड वाटर या कोई भी सस्पेक्टेड वाटर है उसका अपन यूज कर रहे हैं, उस केस में ये जो पानी जो ये वाटर है ये अपने नोज के अंदर नेजल कैविटी के थ्रू नोज के अंदर एंट्री कर गया। आफ्टर द एंट्री इनटू द नोज ट्रेवल अलोंग द ओल्फैक्टरी नर्व इनटू द ब्रेन के ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक रीच कर जाता है। वहां जाने के बाद इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हो जाता है, वो बहुत रैपिडली स्प्रेड आउट होता है। फिर अपन इसकी बात करें जियोग्राफी के इन्फेक्शन, जैसे केरला स्टेट में फैल रहा है तो वहाँ की जियोग्राफी के अकॉर्डिंग कैसे केसेस अकर हो रहे हैं। केसेस आर स्प्रेड अक्रॉस द मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट, कोई भी फिक्स डिस्ट्रिक्ट या फिक्स किसी भी लोकेशन से नहीं हो रहे, पूरे के पूरे स्टेट केरला स्टेट है वो इन्वॉल्व है इसमें हर किसी डिस्ट्रिक्ट में केसेस अकर हो रहे हैं। तो इसमें भी एक तरह से स्पोरेडिक पैटर्न हो गया। जैसे वहाँ पे बात करें कोझिकोड, ठीक है, मलप्पुरम, कन्नूर, पालाकाड और वेनाड, सब जगह से केसेस है वो ब्रेन ईटिंग अमीबा के आ रहे हैं। नोट क्लस्टर टाइड टू सिंगल नॉन वाटर सोर्स दिस ईयर, मोर स्पोरेडिक, कोई भी मतलब केसेस ओकर रहे किसी भी सिंगल जियोग्राफिकल लोकेशन में और किसी सिंगल सोर्स से नहीं हो रहे हैं, मल्टीपल वाटर सोर्सेज से और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में केसेस है जो ब्रेन ईटिंग अमीबा के वहाँ पे मिल रहे हैं। फिर है कि रिस्क फैक्टर और कंट्रीब्यूटर क्या आते हैं? वार्म वेदर या हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, जैसे अभी बारिश का मौसम था, थोड़े बारिश कम हुई तो वेदर है वार्म हो गई, तो उस कंडीशन की वजह से इसका ये सितंबर मंथ में इसका आउटब्रेक है वो जो 2025 में 69 केसेज आए, उसमें से मोस्ट केसेज है जिससे 20 to 25 के अराउंड केसेज है वो सितंबर मंथ में आए वहाँ पे। यूज ऑफ द वार्म स्टेगनेट एंड अनक्लोरिनेटेड या पुअरली मेंटेन्ड फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, रिवर्स, पब्लिक टैंक्स में का अपन यूज करते हैं फॉर स्विमिंग और बाथिंग के लिए अपन का यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में अपन को इस ब्रेन ईटिंग अमीबा के रिस्क इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अपन ने बात कर ली कि रूट ऑफ द इन्फेक्शन, रूट ऑफ द एक्सपोजर, रूट ऑफ द इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है कि प्रॉपर्ली नेजल रूट के थ्रू यदि एक्सपोजर हो रहा है तो ये डिजीज होने के चांस है। यदि अपन कॉन्टामिनेटेड वाटर को अपन इंजेस्ट कर देते पीते हैं तो उस कंडीशन में अपन को कोई भी इन्फेक्शन होने का चांसेस नहीं है। द वाटर एंटरिंग द नोज वाइल द बाथिंग एंड स्विमिंग, जैसे यदि इसमें जो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है अपन नेग्लेरिया फोवलेरी की बात करते तो ट्रोपोजोइट होती है। यदि ट्रोपोजोइट एक बार नोज नेजल कैविटी के अंदर नोज के थ्रू यदि ओल्फैक्टरी नर्व वाया ओल्फैक्टरी नर्व यदि ब्रेन तक रीच आउट करके तो वहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हो जाएगा। फिर सिम्टम इन रिसेंट केरला केसेस के जो भी केरला में केस आए उनमें क्या क्या सिम्टम पाए जाते थे कि टिपिकल ऑफ द प्राइमरी अमीबोइक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के जो टिपिकल सिम्टम है वही पाए जाते थे, इसमें भी कुछ ऐसे कुछ नए सिम्टम नहीं पाए जाते। जैसे इनिशियल सिम्टम की बात करें तो उसमें फीवर, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ये इनिशियल सिम्टम पाए जाते हैं। और सीवियर सिम्टम, जैसे इनिशियल सिम्टम के बाद सीवियर सिम्टम की बात करें तो उसमें नेक स्टिफनेस, रैपिड प्रोग्रेशन टू द सीजर, कोमा, ये सब रैपिड प्रोग्रेसिव पे सीवियर सिम्टम होते हैं। उसके बाद उसमें पेशेंट की जो कंडीशन होती है और ज़्यादा खराब होती है और लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। और कुछ केसेस में जैसे इन्फेंट या ओल्डर पेशेंट है उस केस में प्रोग्रेस एक्सट्रीमली रैपिडली विद इन वर्ष के, जो भी इसमें इन्फेंट या ओल्डर पेशेंट है उसमें जो पहले प्राइमरी सिम्टम आएंगे उसके बाद सीवियर सिम्टम आएंगे, तो सीवियर सिम्टम आने के तुरंत बाद उनको प्रोग्रेस होती है डिजीज की वो बहुत रैपिड होती है। फिर अपन बात करें गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ रेस्पॉन्सेस, क्या वहाँ की गवर्नमेंट के मतलब उनका क्या रेस्पॉन्सेस है इस रिगार्डिंग जो भी ये बीमारी फैल रही है इसके रिगार्डिंग क्या रेस्पॉन्स है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या टेक्निकल गाइडलाइन फॉर द अमीबोइक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पे कि कोई भी पेशेंट आता है उसका यदि वो अपनी हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें सस्पेक्ट पाया जाता है कि उसने कोई भी सस्पेक्ट जो वार्म वाटर बॉडीज है उसका यूज किया है, उसमें बाथिंग या स्विमिंग की है और उसको सिम्टम प्रेजेंट है, तो उसके लिए डायग्नोसिस के लिए उसके इन्वेस्टिगेशन टेस्ट भेजा जाता है सीएसएफ का सैंपल लेके, और सैंपल की रिपोर्ट आने का वेट नहीं किया जाता, उसको ऑन द स्पॉट ही उसका इंटेंसिव मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। जिसमें मैनेजमेंट के लिए अपन इसमें यूज मोस्टली वहाँ पे जो मैंने कई आर्टिकल
उसमें स्टडी देखी तो उसमें 2 ड्रग का मोस्ट कॉमन जो सर्वाइवल है उसमें 2 ड्रग का मोस्ट कॉमनली यूज किया गया था। वहाँ पे स्टडी से पता चला था कि एम्फोटेरिसिन बी प्लस मिल्टेफोसिन का मिक्सर यूज किया गया था इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो ये गाइडलाइन बनाई गई कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो, यदि कोई सस्पेक्ट है उसका डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको रिपोर्ट भेजनी है, और रिपोर्ट जब आए उससे पहले आपको वेट नहीं करना है रिपोर्ट का, और आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। फिर और क्या क्या गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्सेस, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, कैंपेन टू क्लोरिनेट द, जो भी वहाँ पे वाटर सोर्स हैं, जितने भी वाटर सोर्स हैं उन सबको क्लोरिनेट करना है, कि वेल्स, टैंक्स, पब्लिक बाथिंग स्पॉट, स्विमिंग पूल, तो इन सबको क्लोरिनेट करता है। और ये इंश्योर करना है कि मिनिमम जो स्विमिंग पूल होता है उसमें मिनिमम क्लोरीन का लेवल कितना होता है वो इंश्योर करना, वो हर स्विमिंग पूल में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे WHO के अकॉर्डिंग 1 ppm या 1 mg पर लीटर फ्री क्लोरीन स्विमिंग पूल के वाटर में प्रेजेंट होना चाहिए। और गवर्नमेंट का क्या रोल कर रही, गवर्नमेंट का क्या प्रोग्रेस है, तो अवेयरनेस कैंपेन फॉर द वाटर सेफ्टी के लिए अवेयरनेस कैंप वहाँ पे चालू किए गए हैं। और यूज ऑफ द नोजल क्लिप, के जब भी आप बाथिंग या स्विमिंग पूल जब भी यूज करो उसमें नेजल क्लिप का यूज करो, ताकि जो भी वाटर है वो आपके नेजल कैविटी में एंट्री न कर पाए और आपको जो इन्फेक्शन की रिस्क है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। फिर अपन बात करेंगे इस डिजीज का प्रोग्नोसिस कैसा हो, सर्वाइवल रेट कैसा है, कि सर्वाइवल रेट इन द केरला अराउंड 24.5% है। ये नॉर्मली क्या होता है कि जब भी ब्रेन ईटिंग अमीबा इसमें सीवियरिटी या फैटिलिटी की बात करें तो 95 to 99% है कि किसी को डिजीज हो गया ब्रेन ईटिंग, मतलब किसी को प्राइमरी मेनिंगो इंसेफेलाइटिस डिजीज हो गया तो उसको ये चांस है कि 95 to 99% है कि उसकी डेथ फिक्स है। ठीक है, एक 1 to 2% चांसेस है कि वो बच सकता है, पर यहाँ पे सर्वाइवल रेट 24.5% इतनी ज्यादा क्यों है, हायर देन द ग्लोबल एवरेज, जो ग्लोबल एवरेज जो सर्वाइवल रेट है उससे भी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे अपन नीचे रीजन देखेंगे कि 2023 में क्या है, निफा आउटब्रेक हुआ था केरला में। तो निफा वायरस का जब होता है तो इसमें निफा वायरस की वजह से डिजीज कौन सा होता है, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। तो जब ये सिंड्रोम के लिए निफा आउटब्रेक में जब एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के लिए वहाँ पे सैंपल लिया गया, CSF का सैंपल लिया गया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लिया गया, जो निफा वायरस के रिगार्डिंग जो नेगेटिव आए, कि जिसमें अपन ने सैंपल लिया CSF का, टेस्टिंग की, निफा वायरस उसमें नेगेटिव आया, तो उस CSF का इन्होंने निफा वायरस जिसमें टेस्टिंग निफा वायरस के ऊपर जो इन्होंने वायरस के लिए टेस्टिंग की, वायरस डिजीज एब्सेंट रहा, उस CSF का इन्होंने सैंपल किसके लिए यूज किया, अमीबा की टेस्टिंग के लिए यूज कर लिया। तो इसके रिगार्डिंग जो भी अमीबा के केस थे वो सब के सब जिनमें भी अमीबा ये प्राइमरी जो नेग्लेरिया फोलियरी का इन्फेक्शन था वो सब के सब डिटेक्ट हो गए। इस वजह से जब इतनी ये भी बोल सकते हैं कि जो 2024 और 25 में सर्ज आया है केसेज में, वो इसी वजह से कि डिटेक्शन रेट है वो इंक्रीज हो गई। यदि डिटेक्शन रेट इंक्रीज हो गई है केसेज की तो अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल हो पाया है। तो अर्ली डायग्नोसिस हुआ तो ट्रीटमेंट, इंटेंसिव ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाया। इंटेंसिव ट्रीटमेंट पॉसिबल होने की वजह से भी जो ये सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज हो गई है, जो 1 to 5% वो इंक्रीज हो गई, 24.5% तक इंक्रीज हो गई सर्वाइवल रेट इस डिजीज में। दिस एग्रेसिव टेस्टिंग स्ट्रेटजी हैज बीन सेविंग द मेनी लाइव्स इन द स्टेट ऑफ केरला, कि इस एग्रेसिव टेस्टिंग और एग्रेसिव ट्रीटमेंट की वजह से जो सर्वाइवल रेट है वो हाईली इंक्रीज्ड हो गई है। अर्ली डायग्नोसिस फॉलोड बाय इंटेंसिव मैनेजमेंट हैज हेल्पेड द केरला ब्रिंग डाउन द मोर्टेलिटी ऑफ द अमीबोइक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस की जो मोर्टेलिटी उसको डाउन लाई है, उसके पीछे एक ही रीजन है कि अर्ली डायग्नोसिस प्लस इंटेंसिव मैनेजमेंट, दोनों का मिक्सर प्रॉपर्ली हो गया। कोई पेशेंट आया उसको सिम्टम है, उसका डायग्नोसिस अर्ली हो गया। नॉर्मली क्या होता है इंसेफेलाइटिस का केस आता है उसमें वायरल या बैक्टीरियल या ट्यूबरकुलोसिस इंसेफेलाइटिस अपन सस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अपन अमीबोइक या प्रोटोजोअल इंसेफेलाइटिस अपन कभी सस्पेक्ट नहीं करते, तो उनका डायग्नोसिस बहुत लेट होता है। डायग्नोसिस तो तब तक डिजीज है बहुत सीवियरली ब्रेन में स्प्रेड हो चुका होता है, वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ चुका है और डिजीज कई सारे ब्रेन के सेल से वो डैमेज हो चुकी है, तो उसमें आपको फिर सर्वाइवल रेट उस पेशेंट में बहुत कम होती है। फिर है व्हाट यू कैन डू, तो प्रिकॉशन अपन अपने लेवल पे प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं ताकि अपन इस डिजीज से बच सके। अवॉइड द स्विमिंग और बाथिंग इन द वार्म स्टेगनेंट फ्रेश वाटर, इस जो भी अभी स्टेगनेंट वार्म वाटर जो भी वाटर बॉडीज है उसमें अपन को स्विमिंग या बाथिंग को अवॉइड करना है, स्पेशली इफ इट इज नॉट नॉन टू बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली। यदि अपन को ये नहीं पता अननोन कोई सोर्स है वाटर सोर्स है उसमें बिल्कुल ही अवॉइड करना अपन को स्विमिंग और बाथिंग उस वाटर सोर्स में। फिर है
When using the water bodies, try to keep your head above the water so that water does not enter your nose. Nose clip may be help कि आप जब भी ये वाटर सोर्स का यदि यूज करो, वाटर बॉडीज का यूज करो, तो आप दो चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। या तो नेजल क्लिप यूज कर लो ताकि आपके अंदर जो भी वाटर है वो आपकी नेजल कैविटी में एंट्री न कर पाए, या आपका हेड है उसको जो पानी का लेवल है उससे ऊपर रखो ताकि आपकी नेजल कैविटी उस पानी के लिए एक्सपोजर न हो पाए। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर वाटर स्टोरेज टैंक, वेल्स, पब्लिक पूल्स आर प्रॉपर्ली डिसइंफेक्टेड और क्लोरीनेटेड। कि जो भी वाटर बॉडीज, वार्म वाटर बॉडीज है, उनको सबको क्लोरीनेटेड या डिसइंफेक्टेड ट्रीट करो। यूज बॉइल्ड, फिल्टर और क्लोरीनेटेड वाटर फॉर फेस वॉशिंग, क्लीनिंग द नोज एंड अवॉइड द नेजल इरिगेशन या रिंजिंग विथ अनट्रीटेड वाटर। कि आप जब भी आपको फेस वॉशिंग करना हो या नोज को क्लीन करना हो, उस कंडीशन में आप बॉइल्ड या फिल्टर या क्लोरीनेटेड वाटर का यूज करो। यदि उसमें अमीबा है तो अमीबा की, यदि फ्री लिविंग अमीबा जैसे नेग्लिया फोविलरी की उसमें ट्रोपोजोइट प्रेजेंट है तो वो किल्ड हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, आपको वो जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। If after the exposure to suspect water you develop the symptom like headache, fever, nausea, vomiting, especially together with the neurological sign, seek medical attention immediately. Early detection help। कि यदि आपको ऐसा आप सिम्टम, ये हेडेक जो अर्ली सिम्टम है, हेडेक, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग एब्सेंट हो, विथ न्यूरोलॉजिकल साइन भी आपको ऐसा फील हो रहा हो, और आपका हिस्ट्री आपको ये उस वे ले जाती है, हिस्ट्री आपकी ये कहती है कि आपने कोई भी सस्पेक्ट वाटर उसके उसमें एक्सपोजर आपका हुआ है, उस कंडीशन में आपको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी पे जाना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी पे। वहाँ पे जाके आपको तुरंत ये सिम्टम और आपको जो भी एक्सपोजर का जो सस्पेक्ट है, हिस्ट्री आप उनको बताओ, और तुरंत आपका डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके बचने के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं इसके रिगार्डिंग कि अमीबा होता है। अमीबा जैसे ये तो अपन पूरा केस आउटब्रेक के रिगार्डिंग देखा, अब अमीबा के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत देखेंगे। अमीबा क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके डायग्नोसिस अपन कैसे कर सकते हैं और ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हैं। अमीबा इज द टाइप ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ फैमिली से बिलोंग करता है, डेट मूव एंड फीड्स बाय एक्सटेंडिंग द पार्ट ऑफ इट्स बॉडी कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया का यूज करके मूव करते हैं और फीड्स भी स्यूडोपोडिया की हेल्प से करते हैं, इसलिए अपन स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीड भी कहते हैं। और क्लासिफाई करें इसको तो बिलोंग टू द किंगडम ऑफ द प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें, बॉडी स्ट्रक्चर की, तो इसका कोई भी नो फिक्स्ड शेप, का इसका फिक्स शेप नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली चेंज ड्यू टू द स्यूडोपोडिया के स्यूडोपोडिया की यूज से कॉन्स्टेंट इसका शेप वो चेंज होता रहता है। हैज ए न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ए फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन इसके पास ये ऑर्गेनेल हो गए। के रिप्रोडक्टिव है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एसेक्सुअली है, यूजिंग बाय द बाइनरी फिजन के थ्रू इनका सेक्सुअली स्टेज पूरी होती है। फिर इनकी बात करें हैबिटेट कहाँ है, ये मेन मोस्ट कॉमनली कहाँ पाए जाते हैं अमीबा, तो फाउंड इन द फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, सोइल में भी, डिकेइंग वेजिटेशन और इवन इनसाइड द एनिमल ह्यूमन में भी ये पाए जाते हैं। फिर अपन बात करें टाइप ऑफ द अमीबा, तो फ्री लिविंग अमीबा और पैरासाइटिक अमीबा होता है। फ्री लिविंग अमीबा होता है, उनको कॉमनली कहाँ पाया जाता है, इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे एयर में, सोइल में, या वार्म वाटर बॉडीज वगैरह है उनमें मोस्ट कॉमनली इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। पैरासाइटिक अमीबा की बात करें तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मोस्ट कॉमनली लिव इन द एनिमल या ह्यूमन होस्ट के अंदर पाए जाते हैं। फ्री लिविंग अमीबा के टाइप कौन से, अमीबा प्रोटियस हो गया, जो हार्मलेस होता है, यूज फॉर ओनली फॉर द स्टडीज इन बायोलॉजी, लैब वगैरह, उसमें अपन को कोई स्टडी वगैरह करनी है तो उसमें अपन यूज करते हैं। फिर अपन बात करें नेग्लिया फोविलरी, जिसको अपन डेंजरस, एक तरह से डेंजरस स्पीसीज है, इसकी वजह से डेंजरस डिजीज होता है, जिसको अपन ब्रेन ईटिंग अमीबा भी बोलते हैं। उसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है, तो प्राइमरी अमीबोइक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस, पेम, इसकी वजह से डिजीज होता है। पॉजिटिव एजेंट नेग्लिया फोविलरी है, उसकी वजह से पेम डिजीज होता है। अपन नेक्स्ट फ्री लिविंग अमीबा की बात करें तो अकेंथ अमीबा हो गया, कैन कोज द आई इन्फेक्शन इन द कॉन्टैक्ट लेंस यूजर, के आई कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करते हैं, उनमें क्या है, जैसे वो रात यूज करते हैं, कई बार वो उनको कॉन्टैक्ट लेंस को रिमूव करना भूल जाते हैं नाइट के टाइम, तो उनमें मोस्ट कॉमन चांस है कि अकेंथ अमीबा का इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। उसको बोलते हैं अपन अकेंथ अमीबा केरेटाइटिस, जिसमें कोनियल अल्सर हो जाती है। और अकेंथ अमीबा ग्रेन्युलोमेटस अमीबोइक इंसेफेलाइटिस भी करवा सकता है। अकेंथ अमीबा इंसेफेलाइटिस प्लस केरेटाइटिस दोनों करवा सकता है। फिर अपन बात करें बेलामुथिया वेंट्रिलारिस, ये भी एक तरह से फ्री लिविंग अमीबा है, ये भी
ग्रेन्युलोमेटस अमीबोइक इंसेफेलाइटिस करवाता है और साथ में स्किन लेशन भी करवा सकता है। फिर अपन पैरासाइटिक अमीबा की बात करें, जो मोस्ट कॉमनली कहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमन या एनिमल होस्ट में। इसमें दो टाइप है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो अमीबियासिस करवाता है, जिसमें डिसेंट्री, लिवर एब्सेस वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं। और एंट अमीबा कोलाई की बात करें तो नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज है और लिव इन द गट में प्रेजेंट होती है, पर नॉन पैथोजेनिक, इसकी वजह से कोई भी डिजीज नहीं होता है। फिर अपन नेग्लेरिया फोविलेरी के बारे में थोड़ा देखेंगे। हैबिटेट कहाँ पे है, कहाँ पाए जाते हैं मोस्ट कॉमनली, फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग अमीबा है ये। थर्मोफिलिक मतलब जो जहाँ पे टेम्परेचर वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, या सॉइल में भी पाए जा सकते हैं। थ्राइव इन द स्टैंडिंग वार्म वाटर और पुअरली क्लोरिनेटेड पूल्स, के यहाँ पे कहाँ पे मेनली इनकी ग्रोथ होती है कि कोई भी वार्म वाटर बॉडीज है या पुअरली क्लोरिनेटेड पुल्स वगैरह है, उसमें मोस्ट कॉमनली इनकी ग्रोथ होती है और वहाँ पे ये पाए जाते हैं। फिर इनकी जैसे कौन सा डिजीज होता है तो अपने पढ़ लिया डिजीज के, इसकी वजह से डिजीज होता है पैम मीन्स प्राइमरी अमीबोइक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस। ये रैपिड डेडली ब्रेन इन्फेक्शन है। फिर हम बात करें इसकी एपिडेमियोलॉजी या रिस्क फैक्टर की, कि वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड में हर जगह पाया जाता है इसके, और स्पेशली इन द वार्म क्लाइमेट्स एज वाटर टेम्परेचर राइज, के वाटर टेम्परेचर राइज होता है, वार्म क्लाइमेट्स होते हैं या वार्म वाटर बॉडी सोर्सेज होते हैं, वहाँ पे मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं। थ्राइव्स इन द वार्म, जैसे 25 to 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जो कंडीशन होती है, वार्म वाटर बॉडीज होती है, वहाँ पे मोस्ट कॉमनली इनकी ग्रोथ होती है और वहाँ पाए जाते हैं। स्टेगनेंट या स्लो मूविंग फ्रेश वाटर लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, पुअरली मेंटेन स्विमिंग पूल और हॉट स्प्रिंग और वार्म सॉइल्स, ये मोस्ट कॉमनली इसके हैबिटेट प्लेस है। फिर अपन बात करें एंट्री रूट की, रूट ऑफ द एंट्री क्या है इस इन्फेक्शन के लिए, तो नेजल नोज के थ्रू। एंट्री रूट इज द थ्रू द नोज, वाटर कंटेनिंग द अमीबा एंटर्स द नोज, ट्रेवल अप olfactory nerve, क्रॉसेस द क्रीमीफॉर्म प्लेट टू ब्रेन, कि अपने जो भी नेजल कैविटी और ब्रेन के बीच में प्लेट होती है जिसको अपन बोलते हैं क्रीमीफॉर्म प्लेट, जिसके थ्रू olfactory nerve पास होती है। तो ये क्या है, इन्फेक्शन क्या है, नोज के अंदर एंट्री करता है, फिर olfactory nerve के थ्रू वाया क्रीमीफॉर्म प्लेट को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर एंट्री करता है, वहां जाके फिर इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होता है। और अपन बात करें ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर के, नेग्लेरिया फोविलेरी से कॉन्टामिनेटेड वाटर है उसको अपन ड्रिंक कर लेते हैं तो उसकी वजह से पैम नहीं होता है, कि उसकी वजह डज नॉट कोज द प्राइमरी अमीबोइक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस। यदि वाटर ड्रिंकिंग वाटर हो वो भी कॉन्टामिनेटेड हो, वो अपन कंज्यूम करें तो उसकी वजह से डिजीज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डिजीज रूट ऑफ एंट्री कहाँ से हो सकती है, इसकी नोज कैविटी के थ्रू। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो शॉर्ट होता है, यूजुअली 1 to 12 डेज होता है, ऑफन एवरेज अपन बात है तो 5 डेज होता है, इसलिए इसका शॉर्ट पीरियड होता है, इसलिए इस डिजीज को डिटेक्ट करना, अर्ली डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। उसकी फैटिलिटी होती है वेरी हाई फैटिलिटी रेट ग्लोबली 95 to 98% है, कि आपको यदि डिजीज हो गया एक बार तो 95 to 98% चांसेस है कि उनकी डेथ फिक्स है। यदि उनका डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस, इंटेंसिव ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो 95 to 98% चांसेस है कि डेथ फिक्स्ड है, बिकॉज डिजीज प्रोग्रेशन इज रैपिड और फास्ट। फिर सर्वाइवल लिंक्ड टू वेरी अर्ली डायग्नोसिस एंड एग्रेसिव थेरेपी, यदि डायग्नोसिस अर्ली प्लस एग्रेसिव थेरेपी दोनों पॉसिबल हो पाए तो सर्वाइवर होने के चांसेस है वो इंक्रीज हो सकते हैं। इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप यदि अर्ली डायग्नोसिस और एग्रेसिव थेरेपी से 100% आपके चांसेस सर्वाइवल चांसेस नहीं बढ़ सकते, चांस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। फिर अपन बात करें इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, डिजीज का क्या नाम है, प्राइमरी एमीबोइक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस। ऑनसेट क्या, वेरी रैपिड, few days after the exposure, within the few days symptom can occur. अर्ली सिम्टम और सीवियर सिम्टम, अर्ली सिम्टम में कौन कौन से सिम्टम होंगे, हाई फीवर, सीवियर हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, समटाइम द नेक स्टिफनेस या फोटोफोबिया मीन्स द लाइट सेंसिटिविटी, ये अर्ली सिम्टम हो गए। फिर प्रोग्रेसिव या सीवियर सिम्टम कौन से, कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, सीजर आना, कन्वल्जन आना, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस या कोमा, बेहोश होना, ब्रेन स्वेलिंग के ब्रेन के अंदर स्वेलिंग होना, एडिमा होना, और फिर क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होना। यदि क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो उसका प्रोग्नोसिस वो बहुत पुअर हो जाता है डिजीज का, कि मीन सर्वाइवल रेट वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी। और डेथ यूजुअली इन द 3 to 7 डेज आफ्टर द सिम्टम, एक बार सिम्टम आने स्टार्ट हो गए पेशेंट में तो 3 to 7 डेज के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाएगी उसकी। तो इसलिए इसका अर्ली डायग्नोसिस और एग्रेसिव ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, इसको अपन को सर्वाइवल रेट को या पेशेंट को बचाने के लिए। फिर अपन बात करें एक एकैंथ अमीबा, इसकी वजह से इंसेफेलाइटिस हो सकता है, तो इसकी हैबिटेट का, ये भी फ्री लिविंग अमीबा है, ये इसका थोड़ा
जो हैबिटेट है वो थोड़ा वाइड है। जैसे अपन उसकी बात करें, अब नेग्लेरिया फोवेली को नॉर्मली वार्म फ्रेश वाटर सोर्सेज होते हैं वहाँ पाया जाता है। ये सोइल में भी प्रेजेंट हो सकता है, डस्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकता है, और कैन आल्सो कॉलोनाइज द कॉन्टेक्ट लेंस के लेंसेज, कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं, उसमें वहाँ भी ये कॉलोनाइज हो सकता है, वहाँ भी ये पाया जा सकता है। डिजीज कोज कौन सा हो गया इसकी वजह से? एकैंथ अमीबा केरेटाइटिस के। यदि कॉन्टेक्ट लेंस यूजर है वो रात को उतारना भूल गए, रिमूव करना भूल गए, तो उनमें केरेटाइटिस होने का ज्यादा चांसेस है। और इंसेफेलाइटिस होता है, इसकी वजह से जो इंसेफेलाइटिस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? GAE, ग्रेन्युलोमेटस अमीबोइक इंसेफेलाइटिस। और जो नेग्लेरिया फोविलेरी की वजह से हो रहा है तो उसको अपन क्या बोल रहे थे? PAM, प्राइमरी अमीबोइक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस। जो ये ग्रेन्युलोमेटस इंसेफेलाइटिस होता है, स्लो ऑनसेट ब्रेन इन्फेक्शन, इसमें ब्रेन इन्फेक्शन बहुत स्लोली होता है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग होता है। डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन स्पेशली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल। जो अकैंथ अमीबा की वजह से जो एंसेफेलाइटिस होता है वो मोस्ट कॉमनली कौन से पेशेंट होते हैं? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, जिनके किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा हो, या उनको किसी को इम्यूनो एंटी इम्यून थेरेपी, एंटी TNF थेरेपी चल रही हो, या किसी को किडनी के डिजीज हो, डायबिटीज का डिजीज हो, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट HIV वाले, तो उनमें ज़्यादा चांसेस है एकैंथ अमीबा के होने के। मोर वाइड स्प्रेड बिकॉज द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन, इसमें ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। मोर पीपल में कम इन कॉन्टैक्ट विद इट थ्रू द सॉइल, डस्ट, वाटर, बट सीवियर डिजीज इज रेयर के। सीवियर डिजीज होने के चांसेस है उसमें रेयर है। रिस्क इंक्रीज विद द इम्यूनो सप्रेशन के। इम्यूनो सप्रेशन, यदि इम्यूनिटी जिसकी कमजोर है उसमें एकैंथ अमीबा का इन्फेक्शन होने का चांसेस है बहुत हाई है। यूज ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज के एकैंथ अमीबा केरेटाइटिस भी, जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं उनमें ज़्यादा इसका केरेटाइटिस होने का चांसेस है। और यदि किसी को एग्जिस्टिंग स्किन लेशन है उसमें भी एकैंथ अमीबा का एक्सपोजर होने का ज़्यादा चांसेस है। फिर अपन इसका बात करें डायग्नोसिस अपन कैसे कर सकते हैं, तो डायग्नोसिस सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर पूछेंगे इसको, कि आपने वार्म फ्रेश वाटर में आपने बाथिंग या स्विमिंग की थी, स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल जो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो, या ड्राइविंग, नेजल एक्सपोजर हुआ हो आपका इससे सस्पेक्टेड वाटर से, या फिर अपन एकैंथ अमीबा की बात करें तो उसमें कॉन्टैक्ट लेंस यूज का बात करेंगे, इम्यूनो सप्रेशन की अपन हिस्ट्री लेंगे कि कोई भी इसको ऐसा डिजीज या ऐसी कोई थेरेपी चल रही है जिसकी वजह से इम्यूनो सप्रेसेंट हो वो, तो ये अपन हिस्ट्री ऑफ द एक्सपोजर के बारे में पता लगे तो अपन को आइडिया लगेगा कि इसको अपन अपना जो एक तरह जो सोचने का तरीका है डायग्नोसिस वो चेंज हो सकता है, कि वो कोई वार्म वाटर या फ्रेश वाटर से एक्सपोज हुआ इसके बाद उसको सिम्टम आने शुरू हुए तो अपन एकैंथ अमीबा के बारे में सोच सकते हैं। एकैंथ अमीबा और नेग्लेरिया फोविलेरी के बारे में सोच सकते हैं। फिर है CSF एग्जामिनेशन कर सकते हैं। CSF मीन द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। फॉर नेग्लेरिया लुक फॉर द मोटाइल ट्रोफोजाइट इन फ्रेश CSF। अनस्टेंड या स्टेनिंग का यूज करें तो अपन स्टेनिंग जैसे राइट जिम्सा ट्राइक्रोम स्टेनिंग यूज कर सकते हैं, उसमें अपन मोटाइल ट्रोफोजोइड को अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ मोटाइल ट्रोफोजोइड। इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म भी कौन सी होती है? ट्रोफोजोइड होती है। और अपन CSF फ्लूइड में क्या देखते हैं? इसके ट्रोफोजोइड फॉर्म को अपन डिटेक्ट करते हैं। तो अपन को यदि ट्रोफोजोइड मोटाइल ट्रोफोजोइड दिख जाए तो इसका मतलब अमीबा से, अमीबा एक जो फ्री लिविंग अमीबा की स्पीसीज है नेग्लेरिया फोविलेरी, इससे इन्फेक्शन हो चुका है। फिर मोलिकुलर ऐसे की बात करें, मोलिकुलर टेस्ट जैसे PCR डिटेक्शन, डिटेक्ट द अमीबा DNA इन CSF का DNA ऑफ अमीबा को डिटेक्ट कर सकता है PCR के थ्रू। फिर CT और MRI इमेजिंग की बात करें टू सी द ब्रेन लेसन, एडिमा, नेक्रोसिस। अभी देखो इंसेफेलाइटिस हो गया तो नेक्रोसिस हो जाएगा, उस कंडीशन को डिटेक्ट करने में अपन CT MRI का यूज कर सकते हैं। हेल्प्स टू रूल आउट द अदर डिजीज को, अदर कोजेज को अपन रूल आउट करने के लिए CT और MRI यूज करते हैं। और आई इन्फेक्शन के लिए एकैंथ अमीबा केरेटाइटिस तो अपन कॉर्नियल स्क्रैपिंग, माइक्रोस्कोपी, कल्चर यूज कर सकते हैं। फिर अपन ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं, तो नेग्लेरिया फोविलेरी की वजह से PAM डिजीज होता है, इसके अपन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है? जैसे मैंने अभी जो केरला में आउटब्रेक हुआ उसमें मोस्ट कॉमनली जो कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है, एग्रेसिव कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है, वहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो थेरेपी अभी तक दी गई है सर्वाइवल जो पेशेंट पॉजिटिव आए हैं, एम्फोटेरिसिन B IV दिया गया है प्लस मिल्टेफोसिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मोस्ट कॉमनली यूज किया गया है। यदि कुछ ज़्यादा ही सीवियर पेशेंट है या जिनका इन्फेक्शन है ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुका है, उसमें अंदर एम्फोटेरिसिन भी है वो IV की जगह इंट्राथीकल भी दिया गया है, जो ओल्ड प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग था पर अभी भी यूज किया गया है। तो बहुत ज़्यादा सीरियस केस है उसमें इस रूट का इसका इंट्राथीकल भी एम्फोटेरिसिन बी का यूज किया गया। और कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं कॉम्बिनेशन में? एजिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं, फ्लूकानाजोल, रिफाम्पिन, डेक्सामेथाजोन का स्टेरॉइड का यूज कर सकते हैं अपन। इसमें स्टेरॉइड का क्या रोल है? रिड्यूस इन्फ्लेमेशन या ब्रेन स्वेलिंग जो भी है उसको अपन स्टेरॉइड का यूज करके उसको डिक्रीज कर सकते हैं।
और साथ में अपन को ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में अपने मेडिसिन तो ड्रग्स तो दे दी, इसके साथ में अपन को सपोर्टिव थेरेपी इसको जरूरत पड़ेगी, जैसे कंट्रोलिंग द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। यदि ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो गई, इडिमा हो गया, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो राइज होगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ताकि उसकी वजह से अपन को कन्वर्जन सीजर वन आने वाले उसको अपन कंट्रोल कर सके। और हाइपोथर्मिया भी हो सकता है ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, तो थेरेपेटिक तो उसको हाइपोथर्मिया को भी प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा विद द एग्रेसिव कॉम्बिनेशन थेरेपी ऑफ द ड्रग्स। प्रोग्नोसिस की बात करें अपन, वेरी हाई मोर्टेलिटी, सर्वाइवल ओनली व्हेन द डायग्नोसिस एंड थेरेपी स्टार्टेड वेरी अर्ली। कि यदि डायग्नोसिस अर्ली हुआ है और अपन ने थेरेपी अर्ली स्टार्ट कर दी तो ही सर्वाइवल है वो इंक्रीज हो सकता है, वरना इसकी केसेस की हाई मोर्टेलिटी बहुत हाई है, 95 to 99% तक हाई है, तो उतना परसेंट चांसेस है कि वो सर्वाइव न कर पाए। टाइम लेग इज क्रिटिकल, कि यदि सिम्टम्स से अपन डायग्नोसिस के बीच जितना टाइम लेग अपन लेंगे उतना ज़्यादा सर्वाइवल रेट इंक्रीज होगी। फिर अपन ने रिपोर्ट भेज दी, इन्वेस्टिगेशन करवा दिया, उस इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के बीच में जितना गैप लेंगे वो पेशेंट वो भी क्रिटिकल टाइम में जितना ज़्यादा गैप लेंगे उतना सर्वाइवल रेट है वो डिक्रीज होगा। फिर अपन बात करें इस एकेंथमीबा में अपन कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसमें मल्टीपल ड्रग रेजिमेन इसमें भी यूज करते हैं। तो इसमें कौन सी ड्रग यूज करते हैं, पेंटामिडिन, सल्फाडायाजिन, फ्लूसाइटोसिन और क्लेरिथोमाइसिन और फ्लूकोनाजोल, मिल्टेफोसिन, ये सब इसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज की जाती है। जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है ड्रग रेजिमेन वो है पेंटामिडिन, सल्फाडायाजिन, फ्लूसाइटोसिन प्लस एजिथ्रोमाइसिन, इन चारों ड्रग का मिक्सर मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। फिर अपन प्रोग्नोसिस की बात करें तो इसमें भी जो ये अकेंथमीबा एक तरह से जो इसमें ब्रेन इन्फेक्शन होता है बहुत स्लोली होता है, बहुत आराम धीरे धीरे होता है, तो ट्रीटमेंट भी होता है वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, वीक टू मंथ तक चलता है। ओपन इन द कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करते, प्रोग्नोसिस जनरली पुअर, इसका भी प्रोग्नोसिस पुअर है। अर्ली डिटेक्शन इंप्रूव द चांसेस, अर्ली डिटेक्शन से अपन प्रोग्नोसिस बेटर हो सकता है। जो भी सर्वाइवल होते हैं उसमें भी न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट होने के जो उनमें कि न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट या कोई न कोई डिफेक्ट है बॉडी में वो रह जाता है यदि कोई सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इसमें मोस्ट कॉमनली इंसेफेलाइटिस में ब्रेन इन्वॉल्व होता है, तो कुछ न कुछ डिफेक्ट रहेगा ही रहेगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। यदि कोई और अपडेट आता है रिसेंट में तो अपन उसके बारे में और नेक्स्ट आगे देखेंगे।